हेलो साथियों, मैं नागमणि निगम आपको IQ प्लस में स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन का कैसे कैसे यूज करते हैं ये हम लोग पढ़ रहे थे अभी। और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था इस पर। मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले क्लास में बताया था कि बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज हम लोग वो बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। देखते हैं ये सारा का सारा क्वेश्चन में क्या क्या है, उसको समझ लेते हैं। ये जो क्लास है वो आपके हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्लास है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें हम लोग एप्लीकेशन को यूज करते हैं, साइन कॉस टेन को कैसे यूज किया जाता है ये हम लोग इसमें सीखते हैं। तो देखते हैं। तो ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले ही क्लास में कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 8 बोल रहा है कि यह स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। मतलब मान लिया कि एक पेडिस्टल है, समझ रहे हैं, और उसके ऊपर स्टैचू लगाया हुआ है। समझिए क्वेश्चन को, समझिए। ये मान लिया कि क्या है, ये कलर कौन सा है भाई, रेड कलर लाओ। हाँ, तो मान लिया कि ये आपका एक ऐसे खड़ा है, ठीक, पेडिस्टल। और इसके ऊपर में स्टैचू लगाया गया है। इसके ऊपर क्या बनाया गया है, एक स्टैचू बनाया गया है। ठीक है, बना देते हैं, कोई बात नहीं। इसके ऊपर स्टैचू बना देते हैं। तो ये जो रहा, इसके ऊपर में एक स्टैचू बना दिए। ठीक, इसके ऊपर एक स्टैचू बना दिए। ठीक है। अब बोल रहा है कि स्टैचू का लंबाई कितना दिया हुआ है। तो स्टैचू का लंबाई दिया हुआ है 1.6 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.6 मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है स्टैचू। ठीक है, स्टैचू मतलब कोई मूर्ति होगा, समझने की कोशिश कीजिए, कोई मूर्ति होगा, किसी का स्टैचू बनाया होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ, मतलब इसके जो टॉप का, इस स्टैचू के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए नीचे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से कैसे आपका, तो ये धरती माता हो गए। ठीक है। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन समझिए, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से एकदम ऊपरा वाला का एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ। ये कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना, 60 डिग्री। ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से, मतलब यहीं से चलना है, इसी पॉइंट से भाई, हाँ, इसी पॉइंट से इसके जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है कितना, 45 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री। देखिए वैसे आप फ्री हैंड भी इसको बना सकते थे, ऐसे ऐसे लाइन खींच के, नंबर कटता नहीं। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तो होगी ही, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको बोलते हैं। तो अब बेहतर होगा जब आप स्केल की मदद से बनाएं और नाम लिख दें कि ये जो है स्टैचू है, और यह जो है वो क्या है, तो ये जो है आपका पेडेस्टल है। ठीक है। अब हमें इसकी लंबाई निकालना है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे। ये धरती माता है जो पॉइंट और उसके ग्राउंड के बीच की दूरी है, तो इसको हम लोग y मान लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। यहाँ से हमें दो ट्रायंगल बना है, तो नामकरण कर दीजिए ए बी सी और डी। और बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो एक ट्रायंगल ए बी डी बना है, कौन सा, तो सबसे पहले छोटका ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी में अगर आप चलेंगे तो इसमें कितना होगा, ये होगा आपका tan ऑफ 45 डिग्री। तो tan 45 किसके बराबर होगा, p अपॉन बी के। इसका मतलब कितना, x अपॉन वाई के बराबर होगा। tan 45 का वैल्यू होता कितना है, 1। 1 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। इसका मतलब ये होगा कि y और x दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका हम लोग यूज करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसका यूज होगा। अब अगले बार अगेन
दूसरी बार हम लोग कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो ट्रायंगल ए सी डी में यदि आप चलेंगे तो tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू पी। तो इसके लिए पी जो होगा वो पूरा ए सी पी कहलाएगा, क्योंकि जब आप पूरा थीटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने का जो पूरा साइड कहलाएगा ना, मतलब ये पूरा जो ए सी है वो परपेंडिकुलर होगा, और अभी भी जो बेस है वो तो ए डी ही है, और ए डी की लंबाई कितना है वाई। अब tan 60 का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका मतलब √3 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन वाई, ए सी अपॉन वाई के बराबर होगा। ए सी का वैल्यू है कितना, तो ए सी का वैल्यू जो है वो ए बी और प्लस में बी सी नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ए बी और प्लस में बी सी, और बटा में कितना वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, √3y इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है, ए बी एक्स है, और प्लस में बी सी कितना है 1.6 है। और आपको अभी तो इक्वेशन 1 में निकला है कि x और y दोनों के दोनों बराबर है, x और y दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब आप y के जगह पर x पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब दोनों के दोनों बराबर है तो y के बदले में x पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी √3y ना लिखकर √3x पुट कर दीजिए, उधर वाला x को माइनस में ला दीजिए, तो बराबर में कितना हो जाएगा 1.6। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, तो जब x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा √3 और माइनस में 1 इक्वल टू कितना 1.6। x का वैल्यू अगर निकालिएगा तो ये गुणा में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, इसको कितना है 1.6 अपॉन में कितना √3 और माइनस में 1। अब देखिए यहाँ से आप रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइजेशन आपको बताए हैं, नीचे में जो भी रहता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये √3 - 1 है, तो √3 + 1, और डिवाइड में भी कितना √3 + 1 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। इससे फायदा क्या होगा, तो ऊपर में तो 1.6 और इंटू में √3 + 1 रहेगा, पर नीचे में a + b इंटू a - b, a² - b² होता है, और a² - b² करिएगा तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में 1, इसका मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 1.6 को काट देगा तो कितना आ जाएगा 0.8, और इंटू में √3 + 1। अब चाहे तो इसको गुणा कर दीजिए और नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी 0.8 नहीं देता है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 0.8 का फ्रैक्शन कितना होगा 8/10, मतलब कितना 4/5। इस प्रकार से आप क्वेश्चन में किस प्रकार का आंसर देता है आपका बुक में, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में बना रहे हैं तब आप इतना के बाद भी छोड़ देंगे, आपको 100% मार्क मिलेगा। 100% का मतलब हुआ सिर्फ इस क्वेश्चन का 100%, ना कि पूरे का 100%, समझ रहे हैं ना। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। देखिए ये वही बनाया गया है, उसका फिगर दिखाया गया है। देखिए यही था आपका पेडेस्टल जो आपको दिखाए थे, उसके ऊपर ये स्टैचू रखा हुआ था, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, ये पूरा का पूरा 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, बस वही जो अभी बनाए हैं आपको। अगला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब किसी बिल्डिंग के टॉप का। तो सबसे पहले हम लोग एक बिल्डिंग बनाएंगे। हम लोग बहुत जल्दी बिल्डिंग बना लेते हैं, भले उसका नक्शा खराब हो। देखिए ये है आपका क्या बिल्डिंग, ठीक है। अब बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब एक टावर भी रहा होगा, ये तो बिल्डिंग हुआ है तो एक टावर भी तो रहा होगा, तो इसको तने बिल्डिंग को साइड में कर दीजिए। हम लोग बिल्डिंग को उठा के इधर उधर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इधर आपका क्या है टावर, अब टावर थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा रहा होगा, बना देते हैं। लेकिन दोनों तो धरती पर रहा होगा, हाँ एकदम बढ़िया। ये धरती माता है, ठीक। सबको थोड़ा थोड़ा नाम लिख दीजिए। ये बिल्डिंग है, इसको हिंदी में लिख देते हैं, किसी किसी हिंदी मीडियम वाला नाराज हो जाएगा कि सब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। ये आपका घर है, और ये क्या है टावर। टावर को इंग्लिश में टावरे बोलते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द घर, टॉप ऑफ द घर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन निकलेगा ना। और कितना है ये, इसका वैल्यू कितना है
तो इसका वैल्यू आपको दिया है कितना, 30 डिग्री। चलिए भैया 30 डिग्री हो गया। अब अगले बार बोल रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब इसके फुट के पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो इसको हम लोग 60 डिग्री बना देंगे। ये कितना है, 60 डिग्री। अब आपको देखिए, आप अपनी नंगी नंगी निगाहों से देखिए, नंगी निगाहों, गंदी निगाहों से नहीं, नंगी निगाहों से देखिए, तो आपको दिखेगा कि दो गो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, नाम लिख देते हैं, इसको आप लिख दीजिए ए बी सी और डी। तो अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ट्रायंगल ए बी सी एक अलग राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल डी सी बी दूसरी तरफ अलग राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों के दोनों सेम बेस पर है। चलिए कोई बात नहीं। अब हमको क्या क्या और जानकारी दिया है, तो इसने दिया क्या है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, यानी कि टावर की हाइट कितना दे दिया है, तो 50 मीटर हमको दे दिया है। चलिए काम की चीज है। तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि घर की ऊंचाई कितनी है। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, और ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है उसको हम लोग y मान लेते हैं। अब हम लोग यूज कर देंगे। तो जब यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे भाई, तो क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे हम लोग पहले ट्रायंगल ए बी सी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप चलेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी में आपको क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। इसका मतलब tan 60 का वैल्यू होता क्या है, √3 होता है ना। और ये कितना हो जाएगा, p कितना है 50 अपॉन एच, सॉरी भाई, tan 60 का वैल्यू p अपॉन बी होता है, tan थीटा p अपॉन बी होता है, p अपॉन एच तो sin थीटा होता है। तो b का वैल्यू y है ना, क्रॉस क्रॉस गुणा कीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, और y का वैल्यू कितना निकलेगा, 50 बटा में √3। चलिए ये काम का चीज है, हम लोग इसका यूज करेंगे। अगले बार चलेंगे दूसरे वाला ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी डी। कौन सा में, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो अगर आप ट्रायंगल बी सी डी में चलेंगे तो इसमें आपको tan ऑफ 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना निकलेगा, p बाई बी फिर से, लेकिन इसके लिए p अलग होगा, इसके लिए p अलग है, इसके लिए p अलग है, लेकिन रहेगा तो p बाई बी ही ना। तो tan 30 का वैल्यू होता क्या है, 1/√3 इज इक्वल टू p कितना दिया है नहीं पता, लेकिन b, तो b का वैल्यू कितना है, तो जो b का वैल्यू है, b मतलब बेस, तो बेस का वैल्यू तो y है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो y का वैल्यू आएगा वो √3x के बराबर आएगा। और आप पहले से ही y का वैल्यू निकाल रखे हैं, उस वैल्यू के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू कितना है 50/√3, 50/√3, और बराबर में कितना, √3x होगा। ये जो √3 है गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये पहले से ही √3 था, एक और √3 आ जाएगा, तो √3 गुणा √3 इज इक्वल टू √9, और √9 का वैल्यू होता है 3। इसका मतलब जो x का वैल्यू आएगा, इसका मतलब जो x का वैल्यू आएगा वो 50 और बट्टा में 3 आ जाएगा, इतना मीटर। इसका मतलब x का वैल्यू क्या निकला, 50/3 मीटर। और x क्या माने थे, घर की ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः घर की ऊंचाई, घर की हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 और बट्टा में √3 मीटर। देखिए कुछ कुछ अगर स्टूडेंट हैं जो ये बोलते हैं, बिहार बोर्ड वाले हैं सर हमको हिंदी में पढ़ाइए, और कुछ बोलते हैं सर हम सीबीएसई वाले हैं हमको इंग्लिश में पढ़ाइए, तो उन दोनों को हम बता देते हैं कि यहाँ पे टी छूट गया है। खैर ये नहीं बताना था, हम ये बता रहे हैं उन दोनों को
कि भाई मैथमेटिक्स में ना आप हिंदी मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि मैथ में लैंग्वेज बहुत कम है। ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है या बायोलॉजी नहीं है, एसएसटी नहीं है जिसमें आपको पूरे के पूरे चीज़ें इंग्लिश मीडियम में लिखना है या पूरे के पूरे चीज़ें हिंदी मीडियम में लिखना है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको कैलकुलेशन में करना है। अब बात रहा क्वेश्चन समझाने का, तो आप अंग्रेजी मीडियम से हैं कि हिंदी मीडियम से हैं, दोनों को क्वेश्चन समझाना ही पड़ता है और दोनों को समझाते हिंदी मीडियम में है। अब मान लिया कि हम सीबीएसई वालों को पढ़ा रहे हैं, तो बताइए ना, क्वेश्चन को रख देते हैं तो उनको समझ में आ जाता है का? नहीं ना। आखिर समझाने के लिए हमको इसको फिर से हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको समझाना ही पड़ता है। और कोई अगर हिंदी में क्वेश्चन है तो भी उसको समझाना ही पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। इंग्लिश में भी रहता है तो उनको समझाना ही पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पढ़िए और समझिए, आपको समझ में आएगा, इतना आपको समझ में आता होगा। तो ये मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों का साथ साथ चलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी फुल गारंटी है। लेकिन इससे पहले आपको अपने दिमाग में से ये बिहार बोर्डियन और सीबीएसईयन का जो वर्ड है ना उसको निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि हम तो बिहार बोर्डियन, हमको इंग्लिश आता ही नहीं है, गधा है तुम। और कोई सीबीएसई वाला कहे हमको हिंदी नहीं आता है, तुम तो जिंदा कैसे है भारत में बिना हिंदी के? रोता हंसता गाता खेलता कूदता मम्मी से बात करता सब इंग्लिश में है का? आखिर हिंदी की जरूरत आपको पड़ती है, हिंदी ही आपको समझ में आता है। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो हिंदी में भी समझाना पड़ता है आपको। कहाँ के सीबीएसई हैं आप? इसलिए अगर आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है तो ये मत बोलिए कि हम बिहार बोर्ड हैं हिंदी में पढ़ाइए, या हम सीबीएसई हैं हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। समझाया जाता है आप दोनों को बराबर, समझने पर फोकस करेंगे हमेशा। ये आपको समझ में आया होगा, इसलिए अब हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। घर की ऊंचाई तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश, दोनों खुश। तथास्तु। क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। इसमें बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, माने दो गो पोल है, दोनों के दोनों इक्वल हाइट के है। देखिए भाई हिंदी में ही तो बता रहे हैं हम, हमको खुद अंग्रेजी नहीं आता है थोड़ा देर के लिए। दो पोल है और दोनों के दोनों इक्वल हाइट के हैं। चलो भाई बन जाओ, बन गया। ये दोनों के दोनों पोल हैं और दोनों के दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो रहा तो होगा ग्राउंड पर ना, तो ग्राउंड पर बना दीजिए इसको, ठीक है। दोनों के दोनों इक्वल हाइट का है। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है का? हा? नहीं ना, ठीक। दोनों के दोनों इक्वल हाइट का, अगर बड़ा दिख भी रहा है तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए। अब बोल रहा है कि दोनों जो है रोड के, एक इस साइड है एक इस साइड है, माने ये बीच में रोड है, जैसे मान लीजिए ऐसे रोड है, तो एक पोल इस साइड एक पोल इस साइड, दोनों के दोनों पोल जो है इक्वल हाइट का है। तो ये है आपका दोनों के दोनों पोल और ये रोड की चौड़ाई है। अब बोल रहा है दोनों आइदर साइड है, आइदर साइड मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, और बीच इज 80 मीटर वाइड, मतलब रोडवा की चौड़ाई आपको कितना दिया हुआ है 80 मीटर, मतलब ये पूरे चौड़ाई कितना है? काहे तंग करता है भाई, ये कितना है 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है भाई कोई बात नहीं है। अब बोल रहा है कि इस रोड के बीच में किसी पॉइंट पर, मतलब मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक, और इस पॉइंट से क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से एक वाला का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे वाला का 30 डिग्री, मतलब एक वाला जो है यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है और दूसरे वाला जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको आप मान लीजिए कितना 30 डिग्री और इसको मान लीजिए कितना 60 डिग्री। अब आपसे पूछ कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब ये दोनों की लंबाई जब बराबर है ये है तो इसको x मान लीजिए और इसको भी क्या मान लीजिए x, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है। हम लोग इसकी लंबाई जानेंगे, मतलब अगर हम इसको ट्रायंगल के रूप में ढाल लें तो ए बी सी और डी, ए बी सी के बाद इसको आप डी और इसको ई नाम दे दीजिए, तो ए बी सी और डी ई सी हो गया ना, डी ई सी या डी सी ई, दो ट्रायंगल बना है। इसमें हमें इसकी लंबाई अगर y मान लेते हैं तो इसकी लंबाई आ जाएगा 80 माइनस वाई, क्यों? क्योंकि पूरा का लंबाई तो 80 था ना,
तो इसका अगर हम y मानेंगे तो इसको 80 में से घटाएंगे, इसकी लंबाई तब ना निकलेगा, पूरा में से घटाएंगे इसको तब ना निकलेगा। ठीक, दोनों ट्रायंगल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग बारी बारी से चलते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। किस में? तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में अगर आप चलेंगे तो इसमें tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन वाई हो जाएगा, p अपॉन बी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, और √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो √3 का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू या y √3 का वैल्यू तो यहाँ से √3y का वैल्यू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक, इसको आप रखिए, काम का चीज है, इक्वेशन फर्स्ट में मान सकते हैं। अब दूसरी बार हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा? तो इन ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई, डी सी ई में अगर आप चलेंगे, डी सी ई में, तो उसमें भी आप tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा? तो उसमें tan 30 का वैल्यू होगा कितना? p, मतलब कितना? x, और अपॉन में कितना? 80 माइनस वाई, और tan 30 का वैल्यू होता कितना है? 1/√3। 1/√3 कितना के बराबर होगा? x अपॉन 80 माइनस वाई हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हो जाएगा आपका 80 माइनस वाई इज इक्वल टू √3x। सबसे पहले ध्यान दीजिए आपसे पूछ क्या रहा है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। बचने वाले नहीं है, आपको x का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, y का भी निकालना पड़ेगा। तो पहले आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का निकल जाएगा। तो x का वैल्यू अगर आप पुट कीजिएगा तो यहाँ तो ऑलरेडी 80 माइनस वाई है, और इक्वल हो जाएगा कितना के? √3x। लेकिन x के बदले में आपको क्या पुट करना है? तो x के बदले में पुट करना है √3y। √3 में √3 से गुना होगा तो 3y आ जाएगा, समझिए। तो यहाँ 80 है, अब बराबर में माइनस वाला को उधर लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 3y बन गया था, और माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा, समझिए। √3 मिलकर 3y, माइनस वाला उधर गया तो प्लस में y, तो 3y और 1y, 4 गो y, 4y का वैल्यू 80। तो y का वैल्यू कितना? तो 80/4 बराबर कितना? 20 मीटर। तो 20 मीटर जो लंबाई हुआ वो किसका हुआ? y का, y का। अब हमें y का वैल्यू 20 पता चल चुका है, तो x का वैल्यू कितना होगा? तो x का वैल्यू है कितना? तो √3y। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 20√3 मीटर हो गया। अब बताइए कि x और y था क्या? तो इसको बता दीजिए कि आपको गलत बताया जा रहा था। y वास्तव में y नहीं था, y क्या था? तो y जो था वो उस पॉइंट और उस पोल के बीच की दूरी था। तो y जो है वो 20 मीटर उस पॉइंट से दूर है। अब देखिए, एक प्रकार से कहेंगे तो ये पॉइंट इस वाला पोल से 20 मीटर की दूरी पर है, पर उस वाला पोल से 60 मीटर की दूरी पर होगा, समझिए। क्योंकि ये पॉइंट एक तरफ से 20 मीटर तो दूसरी तरफ से 60 मीटर होगा, क्योंकि दोनों पोल के बीच की दूरी कितना है? 80। जबकि x क्या था? तो x जो था वो हाइट ऑफ द पोल था, हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। देखिए यही है, दोनों के दोनों पोल 60 डिग्री, 30 डिग्री, 80 मीटर। यहाँ आपको खाली, यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। x मान लेते या y मान लिए थे, तो यहाँ पे आप y मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे आप y मान लेते तो इसको कितना मानना पड़ता है? 80 माइनस वाई। यहाँ आपका हो जाएगा x, यहाँ आपका x जो आप पीछे बनाए हैं आप उसको चेक कर लीजिए, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। ठीक है भैया, ठीक है, कोई बात नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। मतलब एक टीवी टावर है, बना लेते हैं, ये टीवी टावर रहा होगा। ये क्या रहा होगा? टीवी टावर रहा होगा। एकदम सीधा बनाइए, बन गया सीधा। ये जमीन है, धरती माता है, ठीक है,
ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये टीवी टावर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट इज 20 मीटर लाइज। अब देखिए बोल रहा है 60 डिग्री था और फिर 20 मीटर दूर जाने के बाद जो है वो कितना हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से कहीं पर मान लिया कि इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 60 डिग्री माना गया। पता चला कि ये कितना था 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। लेकिन इससे 20 मीटर दूर जाने पर 20 डिग्री दूर जाने पर यही एंगल जो है वो कितना हो जाता है। तो ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री से घटकर कितना, तो 60 डिग्री से घटकर हो जाता है 30 डिग्री। कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। मतलब ये कैनाल की जो है ना चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये टावर है। तो टावर को हम लोग एक्स और इसकी चौड़ाई को वाई मान लेंगे। यहाँ से दो गो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी और डी, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से tan थीटा निकालेंगे। तो tan ऑफ 60 डिग्री जो है वो इक्वल होगा कितना के, एक्स बटा में वाई के। इसका मतलब जो √3 है वो इक्वल होगा किसके, एक्स बटा में वाई के, एक्स बटा में वाई के। इसका मतलब वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बटा के √3। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको आप ऊपर में लिख सकते हैं कौन से ट्रायंगल में चल रहे हैं, लिखना जरूरी रहता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में चल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको अनुभव हो गया होगा कि ऐसे ही बनाया जाता है। अब दूसरी बार चलेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी में अगर आप चलेंगे तो उसमें tan ऑफ 30 डिग्री जो होगा वो कितना के बराबर होगा, एक्स और बटा में वाई प्लस 20। क्योंकि जब आप BC लेंगे तो इसमें पूरा का पूरा बेस y प्लस 20 के बराबर है। तो इसका मतलब tan 30 का वैल्यू होता कितना है 1/√3, और 1/√3 किसके बराबर, x बटा में y प्लस 20। ठीक, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y प्लस 20 इज इक्वल टू √3x होगा। y का वैल्यू पहले से ही √3 एक्स बटा में √3 निकाल कर रखे थे, तो y के जगह पर क्या पुट कर देंगे, एक्स बटा का √3 और प्लस में कितना 20 इज इक्वल टू कितना √3x। ये वाला को उधर भेज देंगे तो प्लस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर बचेगा क्या 20। इसका मतलब वास्तव में हम लोग √3x और इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में x बटा √3 होगा। अब बराबर में किसके रहेगा 20 के। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस एक्स और बट्टा में √3 इज इक्वल टू कितना 20 होगा ना, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से 3x में से x जाएगा तो कितना 2x और बराबर में कितना 20√3। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से 10 बार में कट जाएगा तो 10√3 आ जाएगा। और x क्या था, तो x जो था वो हाइट ऑफ द टावर था। अब पूछ रहा है कि चौड़ाई कितना है उस कैनाल की, तो कैनाल की चौड़ाई क्या है y है, और y का वैल्यू है कितना x बटा में √3। इसका मतलब x का वैल्यू कितना निकला है तो 10√3 और बटा में √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। ये हो जाएगा कितना हाइट ऑफ द कैनाल, हाइट ऑफ द कैनाल। प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए वो है हमारा टीवी का टावर, यहाँ पे बना रहा था 60 डिग्री, यहाँ पर बना रहा था 30 डिग्री, ये 20 मीटर, यहाँ से 2 गो राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ, चलिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अरे भैया ये क्वेश्चन बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए इसको VVI लिख दीजिए, VVI कहीं लिख दीजिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब बोल रहा है कि फ्रॉम द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। मतलब पहले छोटका एगो घर बना लेते हैं, ये आपका छोटा घर है, ये क्या है छोटा घर है जिसमें मिलती है सुकून।
और ये छोटा घर है, ये हमारी धरती माता कभी साथ छोड़ते नहीं है। कोई कितना भी साथ छोड़ दे, धरती माता साथ नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं भाई। हाँ हाँ, चलो ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे एक टावर बनाना है, जो कि इससे घर से बड़ा ही होगा टावर। ये टावर है, तो हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हो। ये आपका घर है और ये आपका टावर है। ठीक है, घर और टावर। अब बताइए, तू कहाँ से आ गया है? वापस जाओ। अब बताइए, ये बोल रहा है कि यहाँ से इसको इसके टॉप पर चलिए, इसके टॉप पर चलना है। ठीक है, यहाँ पे चलकर बात करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे जाकर देखता है कि यहाँ से इस टावर का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन खींचना ना पड़ेगा, इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन खींचना पड़ेगा। ये लाइन इसके बराबर और एकदम पैरेलल होना चाहिए, तब ना इसे यहाँ से कोई आदमी देख रहा होगा, यहाँ से कोई आदमी देख रहा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा होगा? 60 डिग्री। कल आपको बताए थे, एंगल ऑफ एलिवेशन के मतलब जब आप नीचे और कोई वस्तु जिसको आप देख रहे हैं वो ऊपर है, तो आपके आंख पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना का बन रहा है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, 60 डिग्री का बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? इसका फुट का। अब समझिए आप, यहां से इसी टावर के फुट का देखिएगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसको डिप्रेशन का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि डिप्रेशन हमेशा नीचे देखने से आती है। क्योंकि जब आप नीचे देख रहे हैं मतलब आप ऊपर हैं और जिसको देख रहे हैं वो नीचे है। देखिए, आप ऊपर हैं और देख रहे हैं वो नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझिए कैसे वर्क करता है। तो आप बताइए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, जिसको बोलते हैं एकांतर कोण। और जब एकांतर कोण बराबर, तो ई 45 तो ई भी 45। इसको पूरा के बराबर मत कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा के बराबर करने के लिए उसको पैरेलल समझना पड़ेगा। क्या वो वाला लाइन इसके पैरेलल है? नहीं ना, पैरेलल तो ये वाला लाइन है ना। ये वाला बोलने से अच्छा है नाम लिख दीजिए। तो इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी और ई। बताइए, जो बी सी है वो ई डी के पैरेलल है कि नहीं है? और ये ट्रांसवर्सल है ना सीई, तो इसलिए 45, तो ये भी 45। अब हम लोगों को कुछ दिया है भाई, तो दिया है घरवा की ऊंचाई कितना? 7 मीटर। तो 7 मीटर ले लेते हैं, यहां से हम इसको x मान लेंगे और इसकी लंबाई भी x हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा x तो ये भी x। अब हमें इसकी बात रही तो इसको हम लोग y मान लेते हैं। अब यहां से दो गो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक इधर और एक इधर, जो हमारा काम के है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में यदि आप चलेंगे तो tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा कितना? ए बी और अपॉन में कितना? बी सी। tan 60 का वैल्यू होता कितना है? √3 बराबर ए बी कितना हो जाएगा? y अपॉन में x। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? y बटा में √3। यहाँ थोड़ा सा रुक जाना है क्योंकि ये हमारा यूज का चीज है। अब दूसरी बार चलेंगे ट्रायंगल DEC में, इन ट्रायंगल DEC में आप चलेंगे तो उसमें तो tan 45 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और tan 45 का वैल्यू कितना होगा? तो वो होगा P मतलब कितना? DC और अपॉन में B मतलब कितना? DE। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। DC कितना है? तो 7 है। DE कितना है? यह भी x के बराबर है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया है? तो x का वैल्यू आ गया है 7 मीटर। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिएगा। तो बताइए x का वैल्यू 7 आया है
तो x का वैल्यू के बदले में कर सकते हैं 7 इज इक्वल टू वाई बटा में √3। तो यहाँ से आपका जो y का वैल्यू आएगा वो 7√3 मीटर आएगा। y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू भी निकल गया। अब क्या पूछ रहा था वो बताइए, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कैसे पता चलेगा? तो जो टावर का हाइट है वो पूरा ए है ना, पूरा ए है ना टावर का हाइट। तो लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट कितना हो जाएगी? तो वो तो पूरा ए के बराबर होगी, और ए है कितना? तो ए है आपके ए बी और बी के बराबर, ए बी और प्लस में बी के बराबर है। जबकि आपका ए जो है वो वाई के बराबर है, और बी जो है वो किसके बराबर है? डीसी के बराबर है। y का वैल्यू कितना निकला है? तो y का वैल्यू निकला है 7√3। तो 7√3 पुट कर दीजिए, और यह कितना है? 7 है। तो यहाँ से 7 7 कॉमन ले लीजिएगा, तो 7 × √3 और प्लस में 1, इतना मीटर हो जाएगा। आपको समझ में आया? ये हुआ हाइट ऑफ द टावर। अगला क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ इतना मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर इतना एंड इतना। इफ वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। मतलब कोई लाइट हाउस है और वहां पे वो समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे से लाइट हाउस को देखता है, सॉरी दो शिप को देखता है। शिप मतलब जो समुद्र में चलने वाली जहाजें हैं। तो पहले हम लोग एक लाइट हाउस बनाते हैं। ये आपका लाइट हाउस हो गया, पतला है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं आपकी मन। ये हो गया एकदम मस्त सा लाइट हाउस। सी लेवल के पास चलते हैं। तो सी लेवल के पास चलने के लिए ग्राउंड लेवल मान लेते हैं कि ये सी लेवल है, सी लेवल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे दो गो जहाज आ रही है, समझिए, दो गो जहाज। एक जहाज यहाँ, तो मान लिया कि एक जहाज यहाँ पे ऐसे रहा होगा, और दूसरा जहाज उससे जस्ट कुछ बगले में है। तो दूसरा जहाज, ये भाई तो वैसे क्या करता है, दूसरा जहाज फिर से इससे कुछ बगल बगल में है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये दोनों के दोनों जहाजें हैं। ध्यान से समझिए, एक जहाज आपका यहाँ भी यहाँ पर है, तो एक जहाज बनाते हैं। आज हम वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी ये जहाज है, क्योंकि हमें पेंटिंग बहुत बढ़िया नहीं आती है, पर बना लेते हैं। फिर से बन जाओ इसने। ये हमारा जहाज है, वही टाइटैनिक जहाज जिसमें आप देखे थे ना। हाँ, ये दोनों के दोनों जहाज है। इसका आप नाम रख दीजिए, इस जहाज का नाम रख दीजिए ए, इस जहाज का नाम रख दीजिए बी, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए सी, और ये पूरे का डी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, कितना है? तो बड़ा वाला एंगल 45 डिग्री, बड़ा वाला एंगल नज़दीक होगा और छोटा वाला एंगल दूर होगा, क्योंकि जितने दूर जाइएगा एंगल घटता जाएगा, जितने नज़दीक आइएगा एंगल बढ़ते बढ़ते 45 भी से 90 भी आ सकता है। तो नज़दीक वाला को 45 लेंगे। और ये भी बोला है कि इस पूरे का जो लंबाई है वो कितना है, ऊंचाई है वो कितना है, 75 मीटर। तो यहाँ से आपको नहीं दिखा कि दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल डी सी बी। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल डी सी बी। तो अगर आप डी सी बी में चलेंगे तो tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना? डी सी, और अपॉन में कितना? बी सी। tan 45 का वैल्यू उतना कितना है? 1 इज इक्वल टू डी सी। डी सी मतलब कितना? 45, और अपॉन में बी सी मतलब कितना? नहीं पता, तो इसको x और इसको y मान दीजिए। तो यहाँ पे y मान लेंगे। यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके वो 75 आएगा। दूसरी बार अगर हम लोग चलेंगे इन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए में। तो इसमें ट्रायंगल डी सी ए में आपका जो tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू होगा, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो वो होगा
DC, क्योंकि उसके लिए भी परपेंडिकुलर यही है, पर बेस हो जाएगा चेंज, बेस हो जाएगा आपका AC। पहले बेस BC था, अब AC हो जाएगा। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और 1/√3 इज इक्वल टू कितना BD। तो BD कहाँ गया भाई, BD कहाँ से लिख दिया, BD थोड़ी ना परपेंडिकुलर है, वो हमारा BC है ना। डी का गड़बड़ गड़बड़ लिखते हैं सर आप भी। ये हो गया आपका DC। ठीक, DC की लंबाई कितना है तो 75 अपॉन में AC, तो ये x प्लस वाई के बराबर है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा 75√3। किसी का वैल्यू निकाले हैं, y का वैल्यू निकाले हैं, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, x को छोड़ दीजिए, तो 75 इज इक्वल टू कितना 75 और √3, 75 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75√3 और माइनस में 75, तो 75 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आएगा √3 - 1, इतना मीटर आएगा। किसकी हाइट, तो उसकी हाइट, पहली जहाज और इस लाइट हाउस के पैर, पैर मतलब जिस पॉइंट पर है, फुट बोलते हैं उसको, इसके बीच की दूरी। लेकिन ये तो आपसे पूछ नहीं रहा है, आपसे तो पूछ रहा है कि उन दोनों जहाजवा के बीच की दूरी कितना है, और जहाजवा के बीच की दूरी तो y माने हैं, इसका मतलब आपसे तो y का वैल्यू निकालने बोल रहा है, और y का वैल्यू तो पहले ही से निकल चुका था, y का वैल्यू जो है वो पहले ही से आपका निकल चुका था। y कैसे पुट कर दिए थे वो, 1045 में यहाँ पे x ना था, सब गड़बड़ हो गया, यहाँ पे x ना था, सॉरी यहाँ पे x हो गया। अब x का वैल्यू 75, x का वैल्यू कितना है, तो यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, इसका मतलब ये जो है वो x का नहीं है, y का वैल्यू है, ध्यान से समझिए, y प्लस x के बदले पुट कर दिए, अभी भी y का वैल्यू, ये जो निकला है वो y का वैल्यू निकला है, ये किसका वैल्यू निकला है y का, और y ही तो पूछ रहा था, इसका मतलब यही आपका आंसर है y। यहाँ पे गलत मान पुट हो गया था गलती से। आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से समझा देते हैं। देखिए ये आपका लाइट हाउस था, यहाँ से कोई आदमी जो है वो देख रहा है कि 2 जहाज है, एक जहाज, तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था, लेकिन आपको डायरेक्ट एलिवेशन लिख दिए। कहा है सर ऐसा क्यों किए, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आप बनाइएगा तो एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा, और पैरेलल लाइन खींचने के बाद क्या कहिएगा कि देखिए पूरा एंगल कितना है तो 45 डिग्री, और ये पूरा कितना है तो 30 डिग्री, तो ये पूरा 45 तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर ये वाला, ये पूरा 30 तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला। डिप्रेशन बन क्यों रहा है, क्योंकि आप ऊपर और जिस वस्तु को देख रहे हैं वो वस्तु नीचे, तब उस कंडीशन में जो आपकी आंखों पर कोण बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और जब आप नीचे और जिसको देख रहे हैं वो ऊपर, मतलब अगर आप नीचे से किसी को छत पर वाले को देखते हैं तो एंगल ऑफ क्या बनता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं ना, उन्नयन कोण बनता है, हिंदी में बोल देते हैं। और जब ऊपर से किसी नीचे वाली को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, क्या बनता है अवनमन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा ही कोई जहाज बनाया है दूगो, देखिए ये था 30 तो इसको भी 30, ये 45 तो 45 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है इतना मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक लड़की है, ठीक है कोई बात नहीं, ये हमारी धरती माता है और इस पर कोई लड़की शरारत कर रही है। लड़की क्या कर रही है, शरारा शरारा, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, वो लड़की कर रही, बैलून उड़ाते हुए। इस लड़की की हाइट कितनी है, हाइट देखिए है अपनी, देखिए इस लड़की की हाइट कितना है, तो यह है आपका 1.2 मीटर, ये गर्ल है। तो अब उसके जो भी उन्नयन कोण बनेगी आंखें पर ही तो बनेगी, और ये जो है वो बैलून उड़ा रही है, तो पहली बार जब बैलून उड़ा रही है तो इसके हाथ में डोरी रहा होगा, समझिए, तो मान लिया कि ये बैलून यहां से यहां तक उड़ाई होगी, ठीक। अब अगली बार फिर से जो बैलून है
वो यहाँ से यहाँ तक कैसे उड़ाई होगी, ठीक, बलून। ये दोनों जगह पर क्या है, बलून है। ये आपका बलून बना देते हैं भाई, बन जा। हाँ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये हो गया आपका बलून। एक और बन जा, ये हो गया बलून। हो गया ना बलून, गजब, कमाल। ये धागा है, ये क्या है, धागा जिसमें बलून को उड़ाया जा रहा है। दशहरा पूजा में नहीं देखते हैं, दशहरा पूजा ही लगा हुआ है नवरात्र का। चलो आज 7वीं है शायद, 7वीं, 7th। अब यहाँ से कुछ कुछ दिया है आपको, तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। क्यों, क्योंकि यहीं से यहीं पर तो एंगल बनना है, तो हमको इसके पैर से तो कोई लेना देना है नहीं विशेष, हमको उस लड़की के पैर से लेना देना तो कुछ है नहीं, समझिए। और ये जो है वो हुआ आपका बलून। ये बलून और थोड़ा सा करीब आना चाहिए था, चल भैया करीब चल, और करीब चलो। तो इतना दूर रह के क्या करेगा, गजब गजब। इस पूरे की हाइट कितना दिया हुआ है, तो इस पूरे की हाइट दिया हुआ है 88.2। कितना है, 88.2। लेकिन इतना हाइट तो लड़की का है 1.2 मीटर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का हाइट रहा होगा वो तो 87 मीटर ही ना रहा होगा, क्योंकि 88.2 में से 1.2 तो उस लड़की के हाइट घट गया होगा। और लड़की तो नजरें मिला सकती है, पैर थोड़ी ना इसे मिलाएगी, समझ रहे हैं, नजरें मिलाएगी या नजरे से, या कह सकते हैं कि धागा जब भी उड़ा रही होगी तो ऐसे करके पकड़ी होगी। तो हम लोग यहाँ पे जूम करेंगे, उसके आंखों पर बना हुआ उन्नयन कोण की तरह जूम करेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि धागा जब पकड़ते हैं तो ये जूम करेंगे कि आंख के सामने ही है। अब ये नहीं सर हाथ से दूर है, आप ये वाला दूरी भी घटाइए, ऐसा नहीं करना है। हम लोग कुछ चीजें मानकर चलनी रहती है। तब तो उस हिसाब से जब हम पतंग बनाते थे तो पतंग के धागा को सीधा कैसे मान लेते थे, समझ रहे हैं। अब देखिए तो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल। अब देखिए वास्तव में धागा से उड़ा भी नहीं रही है, ये ऐसे करके मारी है, बलून को इसे मार कर छोड़ दिया है। फिर थोड़ा देर बाद वो बलून वहां चल जाता है। तो इस कंडीशन में दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एक बनता है 60 डिग्री का और दूसरा बनता है 30 डिग्री का। तो जो बड़ा वाला होगा वो बनेगा कितना का, तो वो बनेगा 60 डिग्री का, और जो छोटा होगा वो बनेगा कितना का, 30 डिग्री का। कोई दिक्कत, नो सर। ये 87 है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये भी कितना आएगा, लाइन बढ़िया से ड्रॉ नहीं होता, इसीलिए हम इसका मदद लेते हैं, एकदम स्ट्रेट खिंचाता है, समझ रहे हैं ना। ये कितना होगा, ये भी 87 मीटर ही होगा। यहाँ से आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों का जल्दी से नामकरण कीजिए। तो ट्रायंगल ABCD और F, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मानना है मानिए। इधर भी आप LM मान दीजिए, नाम ही तो रखना है, कुछ भी रख दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है आफ्टर द सम टाइम द गर्ल एलिवेट द, मतलब कुछ देरी के बाद जो है वो 30 डिग्री हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एंगल, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द ट्रेवल इंटरवल्स। अब इंटरवल्स में कितना ट्रेवल की है वो बैलून ट्रेवल किया है, इसके लिए तो हमको ई वाला दूरी निकालना होगा, और ये वाला दूरी बराबर किसके है, इस वाला दूरी के बराबर है। मतलब अगर हम लोग इसकी दूरी निकाल दिए तो इसका दूरी हमको पता चल जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं कैसे कैसे निकालना है। तो हम लोगों को पहले ये वाला लेंथ को x, और इस पूरे वाला लेंथ तो ना सही, कम से कम इस वाला को y मान लीजिए, छोटका को, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ से हम लोग दो ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में अगर आप चलेंगे तो ABC में कितना डिग्री का कोण बनना है, 60 डिग्री। तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC, और अपॉन में कितना, BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3। √3 इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना, 87, अपॉन में BC का वैल्यू कितना, x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 87 अपॉन √3, ठीक है। आप इसको 1 मान सकते हैं, नहीं तो आप दिमाग में रखिए। अब चलेंगे ट्रायंगल BDF में, किस में, ट्रायंगल BDF में। तो इन ट्रायंगल BDF में अगर आप चलेंगे तो tan ऑफ
30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो वो होगा आपका DF और अपॉन में कितना BD। tan 30 का वैल्यू होता कितना है 1/√3 और 1/√3 का वैल्यू कितना होगा, तो DF का वैल्यू भी तो 87 है और अपॉन में ये पूरा कितना है x प्लस वाई, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 87√3। हमें निकालना क्या है, तो y का वैल्यू निकालना है क्योंकि y का वैल्यू ही तो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके बराबर। तो y का वैल्यू निकालना है तो आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 87 और बटा में √3 और प्लस में y इक्वल टू 87√3। ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो जो y का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 87√3 और माइनस में 87/√3 गुना होगा तो कितना आ जाएगा 87 × 3 - 87 और बटा में √3 आएगा। तो वापस से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 87 और इंटू में 2 के बराबर आएगा, अब बटा में √3 है, ये √3 से कटेगा। कैसे कटेगा, क्योंकि 87 3 से तो डिविजिबल है ना, 29 बार में 29 तिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 29√3 और गुना में 2 और 29 दूना कितना होता है, तो 9 दूना के 18 और 3 दूना के 6 1 7 78। सही है ना, 30 तिया के 90, ठीक है। तो यहाँ आ गया कितना 29 29, हाँ 2 से तो 2 दूना 4 ना, यहाँ पे गुना गड़बड़ कर रहे हैं हम। यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा 9 दूना के 18 और 2 दूना के 4 और 1 5 58 और √3 मीटर, इतना हो जाएगा क्या उसकी ऊंचाई। इसको फिर से देख लीजिए, पहले हमने x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू निकालकर फिर इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू पुट आ जाएगा। इसको आपको सोल्व करना है, नहीं समझ में आया तो खुद से सोल्व कर लीजिए, फिर अगर फिर से नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर देखिए कैसे सोल्व किए हैं। क्यों, आपको पिछले वीडियो में बताए थे सोल्व करने का 2 तरीका, वो पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे। नहीं समझ में आया, देखिए बलून गजब, एक बलून यहाँ है, ये लड़की को देखिए कितना मजे ले रही है, समझ रहे हैं। इस लड़की की ऊंचाई दिया हुआ है, ये पैरेलल लाइन है, यहाँ से एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, सेम बनाया है, फिगर सेम बनाया है। अब हम लोग बलून बना ही सकते हैं, एकदम बैलून लाकर कैसे रख दे आपके पास। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है ठीक है बढ़िया। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार as an angle of depression is 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed, ठीक है। uniform speed, the angle of depression of the car found to be 60 degree, find the time taken by the car to reach the। अब समझिए, कहने का ये मतलब है कि एक हाईवे पर कोई आदमी बैठा हुआ है, चलिए भाई बैठने दीजिए, ये हाईवे है और इसके ऊपरवा में कोई आदमी बैठल है, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, यहाँ बैठल है और वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है किसको, कौन कार आ रही है कौन कार जा रहे हैं। मतलब समझिए, पहले फिगर समझा देते हैं। ये धरती माता, यहाँ से एक कार को आते हुए वो देखता है, यहाँ से एक कार को आते हुए देखता है, ए भाई एक कार। अब कुछ देरी बाद वही कारवा फिर आता है, कुछ देर बाद फिर वही कार आता है, कुछ दूर मान लिया कि यहाँ पे आ जाता है कुछ देर बाद। तो यहां से आदमी ऑब्जर्व क्या करता है, देखिए कितना बेरोजगारी है देश में, कि ये जो है हाईवे है, क्या है हाईवे, क्या है हाईवे, ठीक है हाईवे, मतलब बेरोजगारी के आलम। देखिए इस हाईवे पर आदमी बैठा है और वो आदमी दूगो का एक कार को आता हुआ देखता है और थोड़ा देर बाद फिर से वही करवा रहा है। समझिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये आपका कार है, चक्का, ये आपका कार है चक्का, ठीक, ये दूगो कार है। मतलब आप बेरोजगारी के आलम तो देखिए, हाईवे पर बैठा हुआ आदमी
एक कार को आता हुआ देखता है और थोड़ा देर बाद फिर आता हुआ देखता है, मतलब हद है। और उसके बाद क्या देखता है कि उसके, अब देखिए जब कार नीचे है आदमी ऊपर है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन तो बन नहीं रहा होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बनेगा, तो जो भी बनेगा वो ऊपर बनेगा, नीचे थोड़ी बनेगा। चलिए उसके आंख के पास बनाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है, तो पहली बार जब बनता है तो 60 डिग्री है, दूसरी बार, पहली बार 30 डिग्री था, मतलब जब वो कार दूर थी, देखिए कार दूर थी तो 30 डिग्री का बना था, तो ये 30 तो ये भी 30, और जब थोड़ा सा नजदीक आ गया तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का, तो ये भी 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से। ठीक, यहां से हम लोग नामकरण कर देंगे ए बी सी और डी, ये दोनों कार है। तो बोल रहा है कि ये कार जो है एकदम फिक्स स्पीड से आई है, ठीक है। स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। मैन स्टार्टिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद एन यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड में, मतलब 6 सेकेंड लगता है उसको यहाँ से यहाँ आने में, 6 सेकेंड का समय लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो पूछा जा रहा आपसे कि स्पीड क्या है। एक बात बताइए, जो 6 सेकेंड दिया है क्या वो हमको डिस्टेंस दिया है? नहीं। तो क्या स्पीड दिया है? तो नहीं। तो क्या दिया है? मतलब 6 सेकेंड का समय लगता है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि बताइए कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर। तो टाइम दिया है, टाइम पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि ये टाइम 6 सेकेंड लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 सेकेंड लगा होगा। और ये भी मान लेते हैं, देखिए इसको आप मान ही सकते हैं, और ये भी मान लेते हैं कि अगर वो कार इस हाईवे पर चढ़ता एकदम ऐसे छिपकली की तरह, तो उसको y सेकेंड का समय लगता और यहाँ 1 सेकेंड का। वास्तव में ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी कार को एकदम 90 डिग्री वाला एकदम वर्टिकल एकदम सीधा जो हाईवे उस पर चढ़ा देंगे। लेकिन यदि यहाँ से यहाँ आने में उसको 6 सेकेंड का समय लगा है, यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड का लगा है, तो हम ये मान लेते हैं कि हाईवे की जो ऊंचाई है वाई ऊंचाई है, या जो भी ऊंचाई रहोगी उसको ट्रेवल करने में उसको y सेकेंड का समय लगता। कब? जब उस पर वो चढ़ता तब। ये हम मान ले रहे हैं, मतलब हम सबको समय के फॉर्म में माने हैं। क्यों? क्योंकि हमें समय निकालना है, डिस्टेंस के फॉर्म में नहीं मान सकते, क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्म में हमें दिया ही नहीं है, तो समय के फॉर्म में ही मानेंगे। तो समय के फॉर्म में मानने के लिए आपके पास एज्यूमिंग होना चाहिए ना कि ये समय y सेकेंड जो लग रहा होगा वो कार को चढ़ने में लग रहा होगा, पर ऐसा होगा नहीं रियल लाइफ में, समझ रहे हैं। अब हमें यहाँ से 2 गो ट्रायंगल मिल चुका है, ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो tan ऑफ 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो y/x होगा। tan 60 का वैल्यू होता कितना है, √3 इज इक्वल टू y/x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा y बटा में √3। इसको आप रखे रहिए, बहुत काम का चीज़ है, आप इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। इसके बाद चलेंगे ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो अगर आप ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे तो इसमें आपका जो tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू आएगा वो कितना के बराबर आएगा, तो वो आएगा आपका ए बी, फिर से वही y अपॉन में इस बार कितना 6 और प्लस में x दोनों रहेगा, तब जाके बेस बनेगा। क्योंकि इस कंडीशन में बड़ा वाला ट्रायंगल में चल रहे थे। tan 30 का वैल्यू होता कितना है 1/√3 इज इक्वल टू कितना y/6 प्लस x, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में 6 का जो वैल्यू है वो √3y के बराबर है। इसका मतलब हमें पूछ क्या रहा था, तो x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर आप y का वैल्यू देखेंगे तो √3x के बराबर आएगा। y का वैल्यू कितना आएगा, तो y का जो वैल्यू आएगा वो √3x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे x और प्लस में 6 का जो वैल्यू है वो √3 और इंटू में y के बदले में क्या पुट करेंगे √3x, √3 गुणा √3 3x बनाएगा, x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब है कि 6 जो है वो 3x और माइनस में x के बराबर है। इसका मतलब है कि 2x का वैल्यू कितना है 6।
तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब उस कार को यहाँ से उस टावर तक आने में मात्र 3 सेकंड का समय लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब एक क्वेश्चन और है लास्ट इस चैप्टर का, देखिए वही बनाया है आपका फिगर में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है भाई, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए ये क्वेश्चन को भी आप VVI लिख दीजिए कहीं पर, VVI, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। पहले वो टावर बनाते हैं, एकदम प्यारा सा टावर। देखिए ये है आपका टावर, ठीक है, बढ़िया। और इसमें जो है ये आपके धरती माता है, सबसे नीचे धरती माता। राइट एंगल कंप्लीट होने के लिए धरती माता की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसमें किसी एक पॉइंट से, तो मान लिया कि इस पॉइंट से, अभी हमसे तो सीधा खिंचा ही नहीं रहा है, तो इसके लिए हम इसकी मदद ले लेते हैं। देखिए ये हो गया। और फिर से क्या बोला जा रहा है कि फिर से आपको किसी और पॉइंट से, अब समझिए 2 पॉइंट दिया है, अलग अलग पॉइंट, तो इस पॉइंट का नाम रख दीजिए आप A और इस पॉइंट का नाम रख दीजिए B, और इस टावर की जो ऊंचाई है उसको मान लीजिए C और D। ये आपका क्या है, टावर। अब समझिए उस टावर के किसी एक ही साइड में बोल रहा है कि पहला जो दूरी है वो 9 मीटर का है और दूसरा जो है वो 4 मीटर। मतलब ये पूरा का पूरा 9 मीटर है, समझिए बात को, ये पूरा का पूरा 9 मीटर है और ये पूरा का पूरा 4 मीटर है। ये दोनों पॉइंट की दूरी दिया है। और ये दोनों एंगल जो है, मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब यदि एक एंगल को थीटा मानिएगा तो दूसरे एंगल को 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये और ये दोनों जुड़कर थीटा से थीटा कैंसिल होकर 90 डिग्री बना रहा है। अब आपको दिख रहा है, अब बोल क्या रहा है, तो आप प्रूव करके दिखाइए कि जो टावर का हाइट है ना वो 6 मीटर होगा। तो हम 6 थोड़ी मान लेंगे, हम x मानेंगे और x का वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे कि 6 आ गया। अगर x का वैल्यू 6 आ गया तो बोल देंगे कि x तो हम टावर के हाइट को माने थे, इसका मतलब जो है टावर की हाइट कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और लास्ट में प्रूव्ड लिख देंगे, हो जाएगा। अब देखिए सोल्व करते हैं कैसे कैसे। तो 2 ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल BCD। कौन सा? ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD। तो BCD में अगर आप चलेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, और tan 90 माइनस थीटा जो भी होता है, पहले तो हम इसको थीटा मान रहे हैं ना, तो tan थीटा का वैल्यू होता है क्या है, P अपॉन B। तो P मतलब कितना, x अपॉन B मतलब कितना, 4, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये अपने आप में cot थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब cot थीटा का वैल्यू दे दिया है आपको x बटा में 4। चलिए ठीक है। दूसरी बार अगर आप चलेंगे तो कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD। तो ACD में यदि आप चलेंगे तो इसमें आप tan थीटा मत लीजिए, क्योंकि आपने cot थीटा का वैल्यू निकाला है। इस बार आप cot थीटा ही ले लीजिए, फिर बोलिएगा ए भी cot थीटा और ये भी cot थीटा, दोनों को बराबर कर देंगे। तो इसमें आप cot थीटा लेकर चलेंगे तो cot थीटा P बाई बी नहीं होता है, B बाई P होता है। B मतलब कितना, बेस, बेस मतलब कितना, AC, और अपॉन कितना, अपॉन में CD। इसका मतलब cot थीटा का वैल्यू कितना, तो cot थीटा का वैल्यू AC, AC कितना है, तो वो पूरे के पूरे 9 है, और अपॉन में कितना है, x। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब ध्यान से समझिए, इक्वेशन 1 में भी cot थीटा, इक्वेशन 2 में भी cot थीटा, तो दोनों इक्वेशन बराबर। इसका मतलब हेंस बाय इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से अगर आप चलेंगे तो आपका x बटा में जो 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 बटा में x के। तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुणा में 4,
तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में 9 चौको 36, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 मीटर। और x किसको माने थे, हाइट ऑफ द टावर, इसका मतलब लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। प्रूव्ड हो गया, मतलब साबित करके दिखाना था कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर आ रहा है कि नहीं। वास्तव में ये आंसर को आपके सामने रख दिया और प्रूव करने दिखा रहा है। यही आंसर को पीछे रहता तो पूछता कि कितना निकलेगा ये बताइए। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए और हाइट एंड डिस्टेंस भी समझ गए। हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज था। तो हमारी तरफ से हाइट एंड डिस्टेंस खत्म, ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म। हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बहुत बड़ी भूल है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन बनाते रहेंगे, दोस्तों से पूछते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ये जो खत्म हुआ है वो हमारी तरफ से खत्म हुआ है, मतलब जो हम अपनी तरफ से क्वेश्चन करा सकते थे, कॉन्सेप्ट दे सकते थे, वो हमने करवाया है। आप प्रैक्टिस नहीं छोड़िएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।